चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मिट्टी। उसके बारे में बात करते हैं। मिट्टी के बारे में बात करेंगे, सॉइल। ठीक है, मिट्टी, मृदा, सॉइल। ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज ध्यान रखिए। हमने कल चट्टान इसीलिए पढ़ा दिया था आपको, इसके पहले जो चट्टान इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको थोड़ा सा मिट्टी समझ में आ जाए। देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था। मैंने आपको बताया, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उसमें से जब मैग्मा बाहर आया और बाहर आके लावा ठंडा हुआ, तो क्या बनी, चट्टाने बनी। क्या बने, चट्टाने। और इन्हीं चट्टानों से कहा जाए कि जो पहाड़ी वगैरह है उन्हीं से बनती चली गई, उन्हीं से पहाड़ियां बनती चली गई। और उन्हीं पहाड़ी, जो वो पहाड़ थी, वो जो चट्टान थे, वो टूटने फूटने लगे, या फिर कहा जाए वो विखंडित होने लगे। उसमें अपक्षय अपर्दन हुआ, उसमें गिसावट हुई। ठीक है। और कहा जाए कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सब ये सड़ के, इन सबके ताजे के सड़ने गलने से, चट्टानों के घिसावट से क्या बना हमारा, मृदा बनी। क्या बनी, मिट्टी बनी। ठीक है। तो मिट्टी समझ गए कैसे बनी। जो चट्टान थे, चट्टान टूटे फूटे, उनमें घिसावट हुई, अपक्षय पर्दन हुआ, फिर अवसाद इकट्ठे हुए। मतलब ये जितने भी प्रोसेस थे, इन्हीं से क्या बना, आपका मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है ना, मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखिए, ये तो कहीं पूछा नहीं जाता, बट आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है ना, उनके अंदर जीव जंतु के सड़ने गलने से, अपक्षय पर्दन होने से, घिसावट होने से मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है ना। और इसमें कम समय नहीं, बहुत समय लगता है, बहुत समय, हजारों करोड़ों, मतलब कहा जाए कि आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाता है, करोड़ों, हजार करोड़ साल, मतलब हजार करोड़ साल लग जाते हैं। ठीक है, तब जाके कहीं ऐसा होता है। हमें क्या लगता है कि मिट्टी का निर्माण अभी क्यों हो रहा है। ठीक है, वो सब हो चुके हैं। अब कभी जब ऐसा होगा कि कोई ऐसी आपदा आएगी कि पृथ्वी एकदम से टूट फूट के खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से जब पृथ्वी का नया जन्म होगा, तब फिर वो स्टार्ट होगा उस तरीके से। ठीक है ना, शुरुआती समय में ऐसा होता है। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि भाई मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं मृदा विज्ञान। क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, या फिर पेडोलॉजी। ठीक है ना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को, अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, या फिर मृदा विज्ञान भी, हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान भी लिख लीजिएगा। मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है मिट्टियों की कुल कितनी परतें होती है। ठीक है ना, मिट्टी की कुल कितनी परतें होती हैं, तो वो 5 परतें होती हैं। मिट्टी की कुल कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। देखिए, दो चीज से कंफ्यूज होता है। एक मिट्टी का जो परत होता है वो अलग चीज है, एक जो भूमि, भूभाग जो है वो अलग चीज है। तो मिट्टी और भूभाग, या फिर कहा जाए कि जो पृथ्वी का कितने भागों में बटी हुई है, तो दोनों ही अलग चीजें हैं। जब लोग पृथ्वी के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा
भूभाग है उसके बारे में बात करेंगे तो वो अलग हो जाता है। बट यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिट्टी की कुल कितने परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। ये बेसिक याद रखिए, इसके अंदर मत याद रखिएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वो सब बड़े एग्जाम में पूछेंगे, बड़े एग्जाम में भी, ठीक है ना। हमें याद नहीं रखना है कि कितना, इतना याद रखिए कि 5 परतें होती है। कितनी? 5 परतें। क्योंकि इनके अंदर तक हम जितना भी मैंने देखा है तो वो बहुत बड़े एग्जामों में ही पूछे गए, बाकी बेसिक चीजें जो है उतना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कितनी परत होती है भाई? मिट्टी की 5 परतें होती हैं। जैसे कहा जाए मिट्टी को 5 परतों में बांटा गया। ठीक है। अब परतों के बारे में बहुत ज्यादा हमें देखने नहीं पड़ा। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिट्टी मिट्टी के प्रकार थे कि मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, और भारत के बारे में बात कर ली है, ठीक है। इसके बारे में भारत में मिट्टियों को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर बात करते हैं ICAR, किसकी बात करते हैं? ICAR। ये ICAR क्या है भाई? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जितना भी किसानों का या फिर कहा जाए कि किसानों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हों, किसी काउंसिल के अंदर ही होता है। जो ये ICAR है, ये भारतीय, देखिए रजत जी, मैंने क्या कहा, बहुत जरूरी है नहीं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अब हम इसको 500 परतों के बारे में बताए ना, तो उसके बारे में भी तो लगेगा कि उसके बारे में पढ़ लीजिए। मतलब ये जो 500 परतें हैं, अब दिमाग में आता है ये 5 परत है, 5 परत कैसी है, क्या काम है इनका, इसी से हम बता नहीं रहे। देखिए, मेरा कहने का मतलब है वही चीज पढ़े जो जरूरी है। बहुत ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे, पता लगा कि जो चीजें पूछी जा रही वो नहीं होंगी। अभी इतना पढ़िए, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन अभी तक मेरे कहा जाए कि उसमें तो नहीं मिला है, बाकी कितने प्रकार की मिट्टी होती है ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लेयर याद रखिएगा 5, 5 लेयर याद रखिएगा। जब आएगा, जब कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखेगा तो हम उसी टाइम 5 लेयर को बता देंगे, ठीक है। अभी ज्यादा इस पर डिस्कस मत करिए, नहीं तो हम पूरा पूरा आधा घंटा पर इसी चला जाएगा। 5 लेयर जो है, ये कैसी लेयर होती है, क्या काम है, ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहा। ये क्या बेसिक क्वेश्चन है, ये क्या बेसिक है, ये पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या कहा भाई? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको क्या कहता है? ICAR, या फिर से क्या कहते हैं भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। क्या कहते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए, जो चीजें मैंने बताई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी अगर ICAR का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखना है। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ मैंने कहा जितनी ही चीजें बता रहा ना, कुछ भी बाहर नहीं है। हर एक चीज, मतलब हर एक वर्ड से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इतना ध्यान रखना,
ठीक है ना। तो IKAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये बताया जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब यहां से मतलब असली कहानी यहीं से स्टार्ट होगी आपकी। अगर हमने कहा भाई भारत, IKAR ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांट दिया है, 8 भागों में, ठीक है? भारत की मिट्टी, अब हमने कहा भाई कौन कौन से इससे बांटा गया है, दिख रहा है। चल, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं भाई, ये कौन कौन सी मिट्टी है, भारत की मिट्टी 8 प्रकार के मैंने बताई हैं, तो इन 8 प्रकार में सबसे पहले कौन सी मिट्टी आती है भाई, तो सबसे पहले हमारी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जितने भी कहा जाए कि नदी देशी क्षेत्र हैं, या अगर कहा जाए जो भी तटीय क्षेत्र हैं, उन सभी जगह आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। दूसरी है काली मिट्टी, दूसरी कौन सी हो जाती है भाई, दूसरी है आपकी वो है काली मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी मैंने बताया ना कि जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टानों से या फिर कहा तो जो अग्नेय चट्टानें हैं उनसे बनती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है। फिर आपकी है लाल मिट्टी, फिर है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी लाल मिट्टी लगभग लगभग कहा जाए एक ही जैसी होती है, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी का भी रंग लाल ही होता है, लाल मिट्टी का भी लाल रंग होता है, और जो कुछ और भी इसकी विशेषता है हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, फिर आती है दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक। कौन सी वो जलोढ़ मिट्टी हुई, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। इसके अलावा अगर बात करें मरुस्थलीय मिट्टी और लवड़ी मिट्टी हो जाती है, ठीक है ना। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवड़ीय मिट्टी,
तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वन ICAR, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एक एक मिट्टी के बारे में। अब बात करते हैं भाई एक एक मिट्टी के बारे में, कौन कौन सी मिट्टी है और उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कौन सी मिट्टी थी, तो पहली हमारी जलोढ़ मिट्टी थी। इसके बारे में बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, इसकी बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो इसे ही दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, किसको, जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है ना। और जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो मिट्टी है ना, नदियों के द्वारा जो जो चट्टान होते हैं, इससे चट्टान, तो वो चट्टान जब पानी आता है ना, उनके साथ क्या है, जो भी मिट्टी होती है, जो भी मिट्टी उनके साथ आती है या फिर पानी की गिसावट से भी जो मिट्टी बनती है, उनको मैदानी क्षेत्र में ले आके बिछा देते हैं। समझ रहे नहीं, ये भाई ऐसे गंगा नदी आई है तो यहाँ पे तो भाई ढलान हो, यहाँ पे तो क्या है, ढलान है, तो यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा तो रुकेगा थोड़ी ना, वो पानी के साथ साथ चला आएगा। अब यहाँ पे जैसे समतल हो गया, यहाँ पे क्या है, समतल हो गया, तो ये जैसे जैसे यहाँ पे आएगा क्या होगा, ये मिट्टी बिछती चली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत मिट्टी थी, बट ये जब तक कि बराबर नहीं हो तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी नदियों के द्वारा बिछा दी जाती है, ठीक है ना। तो इसके साथ आती है, नदी के पानी के साथ पहाड़ी एरिया से आके मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। वही कौन सी है, आपकी कछारी मिट्टी, या फिर कहा जाए जलोढ़ मिट्टी, या फिर कहा जाए दोमट मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है कौन सी, जलोढ़, ठीक है ना। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं तो कौन सी मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो जलोढ़ मिट्टी ही है। भारत के 43% भूभाग पर, भारत के 43% भूभाग पर क्या पाई जाती है, आपकी दोमट मिट्टी, या फिर कहा जाए कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए एक एक चीज करके उसके बारे में नोट डाउन कर लो। पहले मैंने क्या कहा भाई, भारत में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इधर दिख तो रहा है ना, ज्यादा होकर तो नहीं पाओगे। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसी के आगे दो जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर
दोमट मिट्टी या और वैसे कछारी मिट्टी, कछारी या काप मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काप मिट्टी ही कहा जाता है। ठीक है। कौन कौन सी जलोढ़ मिट्टी को क्या क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं और काप मिट्टी भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, क्या कहते हैं? काप मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करें। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा पहाड़ों से लाकर लाकर मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। ठीक है। इसके द्वारा पर्वतों द्वारा, पहाड़ियों द्वारा ये मिट्टी आती है और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है वहीं पे बिछ जाती है। किसके द्वारा आती है भाई? नदियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा आती है? नदियों के द्वारा। ठीक है। आगे पे यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए देखिए जो भी मैदानी क्षेत्र है, जो भी मैदानी क्षेत्र एरिया है, वहां पे किसानी अच्छी खासी होती है। यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? अच्छी खेती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र है और साथ ही साथ गंगा नदी बेसिन भी है। ठीक है। तो गंगा के साथ जो मिट्टी आती है कैसी होती है? कसारू होती है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छी खासी खेती देखने को मिलती है। आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। यह मिट्टी भारत की 43% भूभाग पर पाई जाती है। कितने भाई? 43%। ठीक है। भारत के 43% भूभाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी कसारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर कॉप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो ये अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, इसका विस्तार उत्तर भारत में पाया जाता है। और ये उत्तर भारत में, अब इस बात को तो समझ गए होंगे उत्तर भारत में क्यों पाई जाती है। क्योंकि वहीं पे देखिए गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है कहाँ पे है? उत्तर में ही तो है। पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये क्या है? पूरा का पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र तो है। तो क्या उत्तर के विशाल मैदान में पाए जाते हैं, या फिर कहा जाए कि उत्तरी भूभाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना? तो इस चीज को भी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ये भी है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत के
उत्तरी उत्तरी भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है ना, उत्तरी भूभाग पर पाई जाती है भाई आपकी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर, इतना कुछ समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करें भाई जो जलोढ़ मिट्टी है ये किस अनाज के लिए लाभदायक होती है, कौन से अनाज यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? अगर बात करें भाई कि ये मिट्टी किसके लिए, किस अनाज के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, तो सबसे ज्यादा धान की खेती के लिए। ठीक है ना, इसकी धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उसके साथ ही कहा जाए कि गेहूं, मक्का, आलू की खेती या फिर तिलहन वाले जो भी अनाज होते हैं उन सभी के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ऐड करिएगा भाई, ये मिट्टी ये मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। साथ ही आगे लिखेंगे, साथ ही साथ ही गेहूं, मक्का, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, आलू व तिलहन तिलहन अनाजों के लिए उपयोग। चलिए, अधीक्षित तो हमें बता दिया कि जो ये मिट्टी है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, उत्तर के विशाल मैदान में, जो फिर मैदानी क्षेत्र वहां पे देखने को मिलती है। उसके अलावा और क्या होता है एक चीज में ना, ये जो तटीय मैदान होते हैं, ठीक है, तो ये तटीय मैदान होते हैं जो समुद्र के किनारे लगे होते हैं, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, पूरा का पूरा पठार है, बट ये किनारे किनारे जो है ना, किनारे 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 क्या है, ये समतल मैदान है। और यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यहाँ पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब एक याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की कमी पाई जाती है या फिर किस चीज की मात्रा अधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर देखने को मिलता है, पोटेशियम, चूना पत्थर और पोटेशियम जो है ये अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और कमी किस चीज की होती है, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, कमी होती है फास्फोरस, कमी होती है ह्यूमस, मतलब नमी कम होती है, नाइट्रोजन भी कम पाया जाता है और फास्फोरस भी कम पाया जाता है। वैसे मिट्टी के लिए अगर बात करें ना, एनपीके, क्या एनपीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीके, एन से नाइट्रोजन, पी से पोटेशियम, सॉरी पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। तो ये तीन चीजें जो है मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो मैंने कहा जलोढ़ मिट्टी में सिर्फ आपको पोटेशियम, जलोढ़ मिट्टी में आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या मिलती है, कमी मिलती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिलती है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, जो यूरिया वगैरह डालते हैं किस लिए डालते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए यूरिया डाला जाता है।
अभी और आगे बात करेंगे जी किस किस तरीके से मिट्टी को भाई हम लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर कहा जाए कि अधिकता, अधिकता कि मिट्टी में कौन कौन सी चीजें अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, या फिर प्रचुर मात्रा में। कमी पूछा जाए कि भाई कमी किस किस चीज की पाई जाती है, अधिकता और कमी। अधिकता की हमने बात की भाई कि यहाँ पे पोटेशियम देखने को मिलेगा, उसके अलावा चूना पत्थर, ठीक है ना, क्या क्या, पोटेशियम और चूना पत्थर। और कमी किस चीज की मिलेगी, फास्फोरस की मिलेगी, फास्फोरस की कमी पाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन और इसके अलावा ह्यूमस, इन तीन चीजों की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। पोटेशियम और चूना पत्थर की अधिकता अधिक मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है इसमें, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। ह्यूमस मीन नमी। हाँ नमी, ह्यूमस मतलब नमी। स्क्रीन वर्टिकल आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है भाई? अब ठीक है सर। ठीक आ रही है? जी सर। तो हमने पढ़ लिया भाई ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब हमने यहाँ पे दे दिया, और सभी कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे ध्यान आ जाए, ठीक है, जो चीजें पढ़ाई हैं सब कुछ ध्यान में रखना। अगली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी, ठीक है ना, कौन सी मिट्टी है भाई, काली मिट्टी की बात करते हैं। दूसरी जो है वो हमारी है काली। काली मिट्टी की बात करें, अभी हमने बताया काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था। बेसिकली काली मिट्टी आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उन्हीं से क्या बना है हमारा काली मिट्टी, ठीक है ना। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी बनी है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बेसाल्ट चट्टानों से बनी गई है, या फिर कौन सी ऐसी मिट्टी है जो ज्वालामुखी से बनी हुई है, ज्वालामुखी के फटने से बनी हुई है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो हर एक केस में क्या होगा, काली मिट्टी, ठीक है ना। ज्वालामुखी मिट्टी की बात करेगा, बेसाल्ट की बात करेगा, आग्नेय की बात करेगा, सभी किसकी होंगी, आपकी काली मिट्टी से होंगी, ठीक है, काली मिट्टी। चलिए बात करते हैं, इसका निर्माण, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान जो थी टूट फूट कर घिस के क्या बनी, काली मिट्टी बनी, ठीक है, क्या बन गई, काली मिट्टी। इसे ही लावा मिट्टी कहते हैं,
ठीक है ना। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। किसकी? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। उसके अलावा बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी अधिक जल सोखती है। अब ह्यूमस अधिक होगा तो भाई जल भी अधिक सोखेगा। भाई ऐसी मिट्टी जहाँ पे ये तो कहा जाए कि ये बहुत ही बारीक होती है। जितनी मिट्टी बारीक होगी उतनी ही ज्यादा नमी उसमें पाई जाएगी। तो ये उसी तरीके से बहुत ज्यादा बारीक मिट्टी होती है और इसलिए इसमें जल भी अधिक सोखती है और ह्यूमस की मात्रा भी ये इसमें काफी समय तक बना रहता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा भाई, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और लावा मिट्टी मैंने बता ही दिया है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है इसको, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसको, और इसको कपाकी मिट्टी भी कहा जाता है। कपाकी मिट्टी, कपास के लिए मिट्टी बांधी जाती चिकनी मिट्टी भी कहते हैं सर। है। ये चिकनी मिट्टी भी कहते हैं सर इसी को। हाँ हाँ, वही चीज है। ठीक है, चिकनी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा भाई, काली मिट्टी अधिक जल सोखती है और क्या, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका काला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण रंग इसका काला होता है? तो याद रखिएगा, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण? टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण ही इसको क्या कहते हैं, मतलब इसका रंग जो होता है वो काला होता है। ठीक है, तो लिखिएगा, काली मिट्टी में टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट क्या, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है ना, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग तो कहा है काला।
और बात करें भाई, जैसे 43% भूभाग पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसी तरीके से 13% भूभाग पर भूभाग पर क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर? 13% भाग पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। 13% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए, यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। विस्तार के मामले में इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का विस्तार के बारे में बात करें सर। काली मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? एक तो एमपी, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है ना? कहाँ कहाँ होता है भाई? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काली मिट्टी देखने को मिलती है। देखिए, अगर आप समझे इस बात को भाई कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। क्या है महाराष्ट्र? अब महाराष्ट्र में कहा जाए ना, नहीं तो एक ज्वालामुखी था। क्या था? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो फटा था ना, ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप बना था। क्या बना था? दक्कन ट्रैप। क्या बना? दक्कन ट्रैप। अब पूरा दक्कन ट्रैप से क्या बना? ये महाराष्ट्र बना था। ठीक है ना? क्या है? पठारी क्षेत्र है पूरा। तो यहाँ पे तो बेसिकली पाया जाता है, सर्वाधिक जो काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा जिसके अगल बगल थी, तो इसके अगल बगल महाराष्ट्र यहाँ पे भी देखने को मिला। फिर यहाँ पे क्या था? गुजरात, और यहाँ पे भी देखने को मिला। नीचे कर्नाटक है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो एमपी में भी काली मिट्टी, आपकी गुजरात में भी काली मिट्टी, महाराष्ट्र में, और उत्तरी कर्नाटक। या फिर कहा जाए कि कर्नाटक की बात करें तो भाई कर्नाटक कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, कुछ ऐसे है। तो ये ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगा? काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है ना? यहाँ तक। तो उत्तरी कर्नाटक में भी काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक की बात करेगा तो सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र की। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो लिखिएगा, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा कहाँ पे भाई? एमपी, गुजरात व उत्तरी कर्नाटक कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। उसके अलावा एमपी में भी, गुजरात में भी और उत्तरी कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ये हो गई हमारी काली मिट्टी। ठीक है, क्या हुई? काली। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी की, तो वो है हमारी लाल लाल मिट्टी। तीसरी क्या है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं
लाल मिट्टी भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। बट ऐसा क्षेत्र है ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ऐसा हिस्सा जहां पर वर्षा कम होती है। क्या होती है भाई? जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर क्या पाई जाती है? आपके लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो क्या होगा भाई? लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के जहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से अगर बात करते हैं भाई, ये काली मिट्टी का रंग काला किस कारण था, उसी तरीके से पूछा जाता है लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। तो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो रेगुर मिट्टी थी, जो काली मिट्टी थी, उसका रंग काला था। उसी तरीके से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है ना? उसमें क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। इसमें लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है। इसी का कारण उसकी जो उसका रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि लाल मिट्टी में खनिज ज्यादा देखने को मिलता है। लाल मिट्टी में खनिज अधिक देखने को मिलते हैं। खनिज का मतलब समझ रहा? जितने भी खनिज तत्व हैं, जैसे देखिए मैंने आपको बताई था, जो लाल मिट्टी भी आप देखोगे ना, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इधर आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा हुआ या फिर तेलंगाना वाला क्षेत्र हुआ, कुछ ऐसे क्षेत्र है ना कि उस लाल मिट्टी में जो खनिज तत्व की बात करते हैं, जैसे लोहा हुआ, चांदी हुआ, सिलिका हुआ, ये सब अधिक देखने को मिलता है किसमें? लाल मिट्टी में। और इसमें बात करें कि सिलिका, क्या सिलिका की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। लोहा भी इसमें अधिक देखने को मिलता है। बट अगर बात करें खेती के लिए कैसी होती है, तो खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है भाई। ठीक है ना? खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ना इसमें ह्यूमस होता है, ना पोटेशियम होता है, ना फास्फोरस, कुछ भी नहीं होता। अब खनिज होता है तो उसकी बहुत जरूरत तो होती नहीं है भाई। जो चीज चाहिए अनाज उगाने के लिए वो चीज इसमें नहीं मिल पाती है। ठीक है? बट कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे बाजरा, बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है ना? बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है लाल मिट्टी। और ये जब लाल मिट्टी ना, जो लाल मिट्टी होती है, जब ये पानी बहुत अधिक होता है या फिर जब पानी में होती है, गीली हो जाती है, तो ये पीली दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। ठीक है? लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा अधिक होती है, जब ये पानी को अधिक सोख लेती है, तो ये पीली हो जाती है। कैसे हो जाती है? पीली हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। अगर लाल मिट्टी के बारे में बात करें तो कहाँ मिलती है भाई? यह मिट्टी, यह मिट्टी प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत, भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है ना? जहाँ पे कम वर्षा होती है प्रायद्वीपीय भारत, जो मैंने बताया ना प्रायद्वीपीय, इसका प्रायद्वीपीय भारत के बारे में समझ गए ना सभी लोग? किसी को डाउट तो नहीं होगा ना प्रायद्वीपीय भारत है क्या? हम्म? नहीं सर। जी, इसी से समझ लीजिए भाई, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है।
प्रायद्वीप का मतलब होता है वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। क्या कहा मैंने? वह क्षेत्र जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। अब प्रागैतिक भारत की बात करते तो अगर हम जो ये निचला वाला हिस्सा की बात करते हैं, जो ऐसे है भारत ना, इस तरीके से मैं तो देखा सभी नहीं। यहाँ पे क्या है भाई? अरब सागर है। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में क्या है आपका? हिंद महासागर। हिंद महासागर तो है ना, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भी। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसी हिस्से को क्या कहते हैं? आपका प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। समझ में आ गया? प्रायद्वीप का मतलब समझ में आया ना, कि वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। उसी तरीके से द्वीप के बारे में बताया था मैंने। द्वीप क्या होता है भाई? द्वीप क्या होता है? वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, समुद्र के बीचों बीच में हो, चारों तरफ क्या दिखे? को सिर्फ समुद्र दिखे तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वाता द्वीप है। थैंक यू सर। ये होता है छोटा हिस्सा, और उसी का बड़ा भाग है महाद्वीप। महाद्वीप भी और द्वीप भी सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं। छोटे भाग को द्वीप कहा गया, बड़े भाग को महाद्वीप कह दिया गया। बताया था ना एक मैंने आपको कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है, जब छोटा होता है तो बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? बच्चा। बड़ा हो जाता है तो लड़का कह देते हैं उसको, और बड़ा हो जाता है तो आदमी हो जाता है। तो सेम वही चीज है। छोटा था तो द्वीप कहा जा रहा, वो बड़ा हो जा रहा, महाद्वीप हो जा रहा, बस क्या चीज है? ठीक है, सेम चीज। तो द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप। थैंक यू सर। चैनल के बारे में क्या कुछ पूछ रहे क्या भाई? चैनल के बारे में बता दिया था, जलसंधि के बारे में मैंने बता दिया। चैनल क्या होते हैं, जलसंधि क्या होती है, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ जो चीजें नहीं समझ में आ रही है तो पिछली क्लासेस एक बार देख लिया करिए भाई। वह मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जिन्हें लाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग किसके कारण भाई? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति लाल होती है। उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है। ठीक है ना, कैसा होता है भाई? लाल होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है ना, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे लिखिएगा। इस मिट्टी में
सिलिका व लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या क्या? सिलिका और लोहा, सिलिकॉन और आयरन, ये दोनों मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ खेती के लिए अच्छी मिट्टी नहीं मानी जाती। ठीक है ना, खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जो जरूरत होता है अनाज के लिए, जो खेती के लिए जो भी चीजें जरूरी है ना, वो इसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये क्या भाई अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है ना, किसानों के लिए। और क्या भाई, लगभग चीजें यहाँ पे इसमें देखने होंगे। अब लाल मिट्टी का विस्तार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, विस्तार कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे तो मैंने क्या कहा, प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पे वर्षा कम होता है, ठीक है ना, वर्षा कम होता है। कुछ भाग इसका तमिलनाडु का है, कुछ आंध्र प्रदेश का मिल जाएगा, कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र का भी देखने को मिलेगा, और कुछ कर्नाटक भी मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या कहा भाई, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा, वो इस साइड वाला। इधर तो पूरा का पूरा ब्लैक वाला है, जो दक्कन ट्रैप से बना है। जो कहा जाए कि आंध्र प्रदेश से मिला हुआ है, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश से मिला होगा वो वाला हिस्सा किसमें आ जाएगा, आपके लाल मिट्टी में आ जाएगा। उसी तरीके से कर्नाटक की बात करते हैं, इस उत्तरी हिस्से में तो होगा, बट जो हिस्सा इधर आंध्र प्रदेश से लगा होगा वो भी तो लाल मिट्टी वहां भी पाई जाएगी। लाल मिट्टी वहां पे, कुल मैंने मतलब जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ हिस्सा होगा, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ हिस्सा होगा, वहां पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सी जगह होंगे मेरे? लाल मिट्टी का विस्तार, लाल मिट्टी का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पे मिलेगा भाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और क्या था भाई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ तो मिला मिला, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से सटा वाला हिस्सा था। इसके अलावा एक और जगह है जो कहा जाए एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, नागालैंड। कौन सी जगह है? नागालैंड में भी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। कहाँ पे भाई? नागालैंड। ठीक है ना, और नागालैंड, नागालैंड में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा यहीं पे ही, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे जो पाई जाती है वो आपकी लाल मिट्टी ही है। ठीक है ना, क्योंकि भारत में दूसरी सर्वाधिक मिट्टी लाल मिट्टी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक
भारत में दूसरी सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? वो लाल मिट्टी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक पाई जाती है वो लाल मिट्टी है। ठीक है, इसे में लिख लीजिएगा, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि जो मिट्टी इसका परसेंटेज कितना है, ये 18% पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है? 18%। 18% भूभाग पे क्या पाई जाती है? आपकी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। क्या होती है? लाल मिट्टी। ठीक है, एक चीज मैंने और बताई थी, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। लाल मिट्टी जब पानी अधिक सोख लेती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चलिए, 3 मिट्टी हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम चौथी मिट्टी के बारे में। चौथी मिट्टी जो है आपकी, वह लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अगर हम लोग लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, लैटेराइट मिट्टी की बात करें, तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पे कहा जाए कि वर्षा बहुत तेजी से हो रही हो, मतलब जो वर्षा की मात्रा वो बहुत अधिक हो, और उसके साथ ही साथ गर्मी भी उतनी ही पड़ती हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर कहा जाए कि लगभग 200 सेंटीमीटर, कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और अत्यधिक गर्मी भी पड़ती हो। अत्यधिक गर्मी भी पड़ती हो और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहीं पे पाई जाती है आपकी लैटेराइट मिट्टी। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। इसी को मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और गर्मी भी अधिक पड़े। क्लियर है? जहां पे गर्मी भी अधिक पड़ रही हो और वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, तो वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। और इसी मिट्टी को मखमली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही मखमली मिट्टी, मखमली मिट्टी, मखमली मिट्टी के नाम से ठीक है, मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। किसे? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे और याद रखिए, इसमें इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन के द्वारा होता है। उसके द्वारा निच्छालन मतलब लीचिंग, या फिर कहा जाए कि जब वर्षा बहुत तेजी से होती है ना, जब वर्षा क्या होगी? बहुत तेजी से होगी, तो बहुत तेजी से वर्षा होने के कारण क्या होता है? जो मिट्टी के कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या होते हैं? अंदर घुस जाते हैं। अब अगर देखा जाए कि जैसे कहीं कहीं भी पानी का प्रेशर बहुत तेजी से हो और काफी समय तक हो, तो वहां की मिट्टी और जो उसके अगल के बगल की मिट्टी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, तो
निच्छालन के द्वारा क्या होता है कि जब पानी बहुत तेजी से बरसता है तो जो मिट्टी के छोटे कण होते हैं वो मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं। अब जब ये मिट्टी के छोटे कण इसके अंदर धंस जाएंगे तो ऊपर कैसा दिखेगा? हल्का सा पथरीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? पथरीला दिखता है। ठीक है ना? कैसा दिखेगा? पथरीला दिखता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखिएगा। अगर पूछा जाए कि किस मिट्टी का निर्माण निच्छालन के द्वारा होता है तो वो होता है लेटराइट मिट्टी का। ठीक है ना? कौन सी मिट्टी का? लेटराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन के द्वारा होता है, लीचिंग के द्वारा होता है। ठीक है? चलिए लिख लीजिए इसमें। इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निच्छालन के द्वारा। उसको लीचिंग कहते हैं। मैंने बताया ना, इसकी कारण क्या होता है कि पानी बहुत तेजी से बारिश होगी और जो छोटे कण होंगे वो मिट्टी के अंदर धस जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है वो कैसे दिखती है? पथरीली दिखती है। कैसे? पथरीली दिखती है। ठीक है? अब कहां से इस मिट्टी में कौन सा खनिज तत्व मिलता है भाई? तो इसमें लौह ऑक्साइड मिलेगा। दूसरा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या क्या मिलता है भाई? एक तो एल्यूमिनियम मिलेगा, दूसरा लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा लेटराइट मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? यहाँ पे लिखिएगा इस मिट्टी में क्या क्या? लौह ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ठीक है? क्या क्या मिलता है? लौह ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा एल्यूमिनियम की मात्रा। लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें अधिक देखने को मिलती है। ठीक है? अब कहें अगर कि भाई इस मिट्टी का निर्माण का औसत, इस मिट्टी का विस्तार कहाँ देखेंगे, कहाँ कहाँ पर लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? तो अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं, जैसे मेघालय की बात करें, वहां पर भी बारिश बहुत तेज होती है बट गर्मी भी पड़ती है। उसी तरीके से असम की बात करते हैं, या फिर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कुछ एरिया में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है ना? और आपका केरल में भी देखने को मिलेगा। केरल में भी वही हाल है, बारिश वहां पे भी बहुत तेज होती है। केरल में भी बहुत बारिश होती है बट गर्मी भी बहुत पड़ती है। अभी हम इसकी बात करेंगे भाई, जो साउथ में राज्य है वहां पर गर्मी अधिक क्यों पड़ती है? ठीक है? बारिश क्यों होती है? ये सब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि गर्मी क्यों अधिक होती है, क्यों बारिश भी केरल में, तमिलनाडु में ठंड में भी बहुत बारिश होती है। ये सब का रीजन हम लोग क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने कहा भाई केरल में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाती है, उड़ीसा में, मेघालय में, असम में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है? तो लिखिएगा इस मिट्टी का विस्तार भारत में, भारत में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा
असम, मेघालय के राज्य मैं देखने को मिलती हूँ। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, इतने जगह आपको क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी। ये जो लेटराइट मिट्टी है कुछ चीजों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जैसे काजू, काजू इस मिट्टी में अच्छे देखने को मिलेगा। जो मसाले हैं, गरम मसाला भी देखने को यहाँ मिलता है। कॉफी देखने को मिल जाएगा, इलायची देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इन सब के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें भाई, यह मिट्टी काजू, मसाले, कॉफी, ठीक है ना, काजू हुआ, मसाले हो गए, कॉफी हो गए, इन सब के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इसको मसाले में आ जाता है, बट लिख लीजिए इलायची, दिमाग में रहे ये चीज। इलायची मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं जो बहुत ही अच्छी होती है। मसाले में तो बहुत सारे मसाले हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट इलायची हुआ, कॉफी हो गया, काजू हो गया, ये सब बहुत ही अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, जो ईंट होती है, ईंटों के बनाने के लिए भी ये मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो घरों में ईंट बनती है, उस ईंट बनाने के लिए ही ये मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। समझ आ रहा है? लेकिन लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, जब टूटती है ना तो बहुत टफ हो जाती है। तो ईंट के लिए भी तो यही चाहिए, उसको जैसे टेम्परेचर ज्यादा, मतलब कुछ जो यहाँ की अपेक्षा उस मिट्टी को उतना टेम्परेचर अगर मिल जाएगा तो वो एकदम से बन जाता है पत्थर। ठीक है ना, इस वजह से वो ईंट के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सिम ले लीजिएगा, कॉफी, इलायची तथा जी बोलिए। जब ये हार्ड होती है तो इसे मखमल मिट्टी क्यों बोलते हैं सर? मखमली मिट्टी। सुनिए, कोई भी मिट्टी है, जैसे क्ले मिट्टी आपने नहीं, क्ले, वो क्ले मिट्टी जी होती सर। है ना, बहुत बारीक होती है, बट जैसे ही वो सूखती है ना तो बहुत टफ हो जाती है, एकदम पत्थर का काम करती है। एक चीज ये समझिए, जैसे मिट्टी जितनी पतली होगी, मिट्टी के कण जितने ही पतले होंगे, वो जब उसमें पानी पड़ेगा और पानी पड़ने के बाद जब वो सूखेगा उतने ही ज्यादा टफ हो जाती है। जैसे देखिए, हम बात करें बालू की, जैसे बालू की बात करते हैं, बालू कण होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें पानी चाहिए इतना भी डालोगे, फिर इसको करोगे ना वो बिखर जाएगा। कैसा होगा, बिखर जाएगा। एक जो पीली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी जो लाल मिट्टी है, वो भी इसी तरीके बहुत चिकनी होती है, बहुत पतली होती है, पर जैसे पानी बढ़ता है ना तो मतलब उसके जो कण होंगे वो आपस में चिपक जाते हैं, मगर बालू के नहीं चिपकते। क्यों, बालू के कण बहुत बड़े होते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, बालू, कुछ परसेंट बालू होता है, तो वो भी आप देखोगे ना तो जैसे फावड़ा वगैरह चलाओगे तो फावड़ा बहुत अच्छे से चलेगा। बट उसी में हम बात करें पीली मिट्टी, चाहे काली मिट्टी ले लीजिए, मतलब अगर जलोढ़ मिट्टी की छोड़ दिया जाए, अगर बालू वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो इस पे फावड़े को चढ़ाना ना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महीन होती है। कैसी होती है, बहुत महीन, पानी पड़ेगा, उसके जो कण होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और वो एकदम से ठोस बन जाएगा। समझ आ गया बात को, इसीलिए मखमली इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पतली होती है वो। सर एक चीज और सर, हम्म, निच्छालन 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 क्या निच्छालन जी हाँ, निच्छालन नहीं तो ना, नहीं सर, निच्छालन क्या होता है? देखिए
जैसे मैंने कहा कि नहीं भाई सर, ये नहीं सर, ये कह रहा हूँ, ऊपर इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन होता है, निक्षालन द्वारा। उस मिट्टी का निर्माण निक्षालन द्वारा होता है। हाँ देखिए, बस माइक ऑफ करिए होता है। देखिए अभी क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी हम मान लेते हैं कुछ यही की यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी की। अभी यूपी में क्या है, अधिकतर कौन सी मिट्टी है, जो नदियों के किनारे है, जलोढ़ मिट्टी है, कहती है जलोढ़ मिट्टी है, या फिर और जो उससे दूर है वहां पे भी मिट्टी पाई जाती है। मतलब यूपी में तो हर तरीके से मिट्टी है, आपको काली भी कहीं दिख जाएगी, कहीं पीली मिल जाएगी, हर तरीके से। अब वही चीज हम बात करते हैं एक जनरल, जैसे हम लोग किसी क्षेत्र में मान लीजिए हम अपने एरिया में, तो यहाँ पे तो बारिश इतनी होती नहीं है, बस बेसिकली बारिश होती है और खत्म हो जाती है। तो जो मिट्टी है उसी तरीके से है, जब पानी नहीं रहता तो ऊपर के कण क्या हो, धूल जैसे उड़ते रहते हैं, बट जब जैसे मिट्टी बारिश होती है तो क्या होते हैं, दब हो जाते हैं। बट निक्षालन का मतलब ये है कि बारिश हो रही है बहुत तेजी से, इतनी तेजी से बारिश हो रही हो ना, अब मिट्टी के जो कण होते हैं वो एक टेन साइज के तो होते नहीं है, टेन साइज के नहीं होते हैं। तो होता ये क्या है कि जो बड़ी मिट्टियां होती हैं, जो बड़ी मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो ऊपर रह जाती है, क्या होती है, ऊपर रह जाती है, और जो छोटी मिट्टी होती है वो अंदर धंस जाती है। तो जब छोटी मिट्टी एकदम यहाँ पे चली आई और बड़ी मिट्टी ऊपर हो गया, तो ऊपर वाला एरिया कैसा होता है, पथरीला हो जाता है। कैसा होगा, पथरीला। इस चीज को कभी आप प्रैक्टिकली करके देखना चाहोगे, मतलब ये चीज जो निक्षालन का मतलब मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये वाकई में इस तरीके से होता है। बहुत समझ गए, वही चीज है, वही चीज। तो निक्षालन के द्वारा वही होता है, जब वहां पे ऐसे कोई किसी पर्टिकुलर जगह में, हर एक जगह में बारिश एक ही जैसी होगी, तो भाई मिट्टी में तो चेंजेस आ जाएगा। हम यूपी की बात करें, अलग हो जाएगा, जहाँ पे लेटराइट मिट्टी, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, वहां की मिट्टी में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल जाएगा। तो मिट्टी यह मिट्टी का काजू, मसाले, काफी, इलायची तथा घरों के ईंट, घरों के ईंटों को बनाने में अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, ईंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी यूपी में दो तीन तरीके की ईंटें मिलती हैं। एक अव्वल दर्जा होता है, फिर उसके नीचे होता है, फिर एकदम खराब होता है। ठीक है, वहां पे जाओगे तो आपको एक ही नीचे मिलेगा, बहुत ज्यादा वहां पे खराब नहीं मिलेगा। जो खराब से खराब ईंटें होंगी तो यहाँ पे अव्वल से भी बढ़िया ईंटा होता है वो। ठीक, तो ये हो गया कौन सी मिट्टी भाई, लेटराइट मिट्टी होगी। ठीक है ना। अब इसीलिए देखिए और अगर हम इस लेटराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो लेटराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक मात्रा में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो केरल में पाई जाती है। कहाँ पे, केरल में पाई जाती है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी केरल में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज्य, केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। अब लेटराइट मिट्टी जो है मसालों के लिए बड़ी अच्छी होती है और सबसे अधिक केरल में पाई जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट मिट्टी हमारी है
पॉजिटिव वाटर होता है लेटराइट मिट्टी। अब बात करते हैं किसी पर्वतीय मिट्टी के बारे में। इसकी बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। अगर पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता है पर्वतीय मिट्टी, तो इस प्रकार की जो मिट्टी होगी वो कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों पर ही देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय पर क्या होगा, इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा। अब जो पर्वत है, हिमालय है, वो आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक आपको फैला हुआ है। और पर्वतीय मिट्टी जैसा कि ये पर्वत की मिट्टी है तो टफ होगी बहुत, मतलब एक तरीके से चट्टान जैसे ही होगी। अब मैं अगर देखा हूँ जो पर्वतों के पेड़ पौधे होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, जिसमें से एक जो महोगनी का पेड़ होता है, जिसका महोगनी, वो पेड़ आपको लगभग जितने पर्वत है हिमालय से आप चले जाओ तो वो सब जगह दिखेगा। वो टेढ़ा आड़ा ऐसा भी रहेगा मगर वो फिक्स रहेगा। वो क्यों रहता है? क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा सॉलिड रहती है, वो टूटती नहीं, इसीलिए वो लगे रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो यहाँ की मिट्टी होती है अत्यधिक कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। और मिट्टी बहुत कठोर होती है, इसलिए यहाँ पे कहा जाए कि जो वनस्पति है या फिर जो अन्य है उनका अभाव कम देखने को मिलता है। मिट्टी में कौन ही भाई फावड़ा चला पाएगा? मतलब कहा जाए पत्थरली में, पत्थर में कौन चलाता है? हिमाचल प्रदेश वगैरह में खाली वहीं पे होता है क्योंकि जहाँ पे मैदान एरिया है, बाकी पहाड़ पे कहाँ कुछ होता है, वैसा ही रहता हूँ। जम्मू कश्मीर में कहाँ कौन सी खेती होती है? उत्तराखंड में हरिद्वार के नीचे देखा जाए जो मैदानी एरिया वहीं पे होता है, उसके अलावा ऊपर कहाँ होता है? और उसके बाद बात करें असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, जो एकदम ऊपर है, वहां तो खेती देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। सिक्किम में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और जो मैंने पेड़ बताया ना, जिसको झाड़ी मतलब कहा जाए कि इन पहाड़ियों पे झाड़ी ही देखने को मिलेंगी। जो पेड़ होते हैं ना वो झाड़ी वाले ही होते हैं, तो झाड़ियां देखने को अधिक मिल जाती है यहाँ पे। जो महोगनी के वृक्ष बताया, एक होता है जिसको कहा जाता है अल्पाइन। ठीक है ना, तो अल्पाइन का वृक्ष भी पूरे पहाड़ों पे देखने को मिलेगा। कौन सा वृक्ष है? अल्पाइन। और अगर बात करें भाई की कहाँ कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, तो आपको अगर याद आ जाओ भाई, जो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र ये फिर जो हिमालय है, ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है लद्दाख, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ जाता है, फिर सिक्किम आ जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको देखेंगे जम्मू कश्मीर में चले जाओगे, सेब के पेड़ बड़े अच्छे मिलते हैं, तो कई वैरायटी के सेब मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अलग सेब है, उत्तराखंड में अलग सेब है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ इनमें भी, उनकी मिट्टी में भी कुछ ना कुछ होगा बदलाव। ये तो कहा जाए कि वहाँ का जो वातावरण है उसका भी इफेक्ट पड़ता होगा। तो इस वजह से वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ की जो झाड़ियां हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। चलिए ठीक है, आज हम लोग 4 मिट्टियों के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 मिट्टी और बची हुई है जो बहुत छोटा है। ये जो मिट्टी थी बहुत ही बड़ी, मतलब काफी इम्पोर्टेंट। इसके बाद पता चला जी हाँ, लाल मिट्टी के कितने %% भूभाग में? क्या करें, मतलब अच्छा परसेंटेज पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए अगर हम बात करें 43% तो आपका हो गया जलोढ़ में, 13% हो गया आप काली मिट्टी, 18% हो गया आपका लाल में। अगर इसको जोड़ देंगे 3 3 6 8 से 14, 4 1 5 1 6, 64% लगभग, 4 5 6 7, मतलब कहा जाए 74%। 74% में आपकी ये 3 मिट्टी है, ये 3 ही मिट्टी है। इसके बाद बची कितनी? 5 मिट्टियां बची। तो इनका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं करता, वो बिखरे रहते हैं, कुछ यहाँ पाए जाते हैं, कुछ वहां पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ से तो मिट्टी परसेंटेज आपको नहीं पूछा जाता।
तो मेन है ना यही कीमती, क्योंकि ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो जी सर, थैंक जितनी यू। सुनिए, और जितनी मिट्टियां हैं उन सब का सिर्फ पूछा जाएगा विस्तार कि कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ तक फैले हुए, कहाँ पे उनका वो है। अब पर्वतीय मैंने बात की पर्वतीय, तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई आपका पर्वत वाला जो क्षेत्र है, जो हिमालय वाला है, वहीं देखने को मिलेगा। लेटराइट मिट्टी की हमने बात की भाई, जो प्रायद्वीपीय भारत था वहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। दलदली मिट्टी की बात करेंगे, फिर मरुस्थलीय बात करेंगे, फिर लवड़ी की बात करेंगे, तो नाम से ही पता लग जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ किस तरीके से पाई जाती है, ठीक है। और उनको पर्टिकुलर परसेंटेज इतना याद रखिएगा, बस इन तीनों को याद रखिएगा, ताकि आपके जो पूछा जाएगा उससे परसेंटेज नहीं, और परसेंटेज अधिकतर इसी का पूछा गया है, जलोढ़ मिट्टी का। और फिर यह तो क्रम से पूछा जाता है कि भाई सीक्वेंस से पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि जो सीक्वेंस है मिट्टी का वो बताइए, सबसे अधिक कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा 43% ये है, 18% ये, 13%। तो इसके आगे फिर बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना, ठीक है। जो पूछा जाएगा एग्जाम में उतना ही, बहुत ज्यादा अगर बात करें अगर आईएएस की तैयारी करने का, फिर कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है कि जो जरूरी हमें एग्जाम के पॉइंट हमें लगे कि हाँ ये आएगा, संभव यही है, ठीक है ना। और एग्जाम में पेपर किस तरीके से बनेंगे वो देखिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो वन लाइनर है, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर की बात करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बेसिक समझना है, क्योंकि सब लोग उस तरीके से नहीं है कि हम बहुत बढ़िया जीके जीए पढ़े हो या फिर बहुत ज्यादा जानते हैं। अगर इतना ही पढ़े होता तो रिवीजन करना था, निकल जाता था, ठीक है। इस वजह से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर हम काम करेंगे। फिर उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन का लेवल से देखेंगे किस किस तरीके से रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मॉडरेट ही, टफ नहीं, खाली इजी टू मॉडरेट पढ़ना हमको, बस इजी टू मॉडरेट पढ़ना कि इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद मॉडरेट, टफ पे नहीं जाना है, क्योंकि लेवल उतना हमारा हाई नहीं कि हम टफ पढ़ के क्या करना रहे, ठीक है। इतना ही अगर हम जीएस पढ़ लेते तो फिर यूपीएससी देते, यूपीएससी देते थे। चल ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सर। तब तक के लिए good night। एक क्वेश्चन और है सर, जी लगभग हाँ जीएस बोलिए। में क्या क्या आता है, जीएस में मैथ वगैरह भी आएगी क्या सर? देखिए एक बात समझिएगा दीदी, अभी तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर जीके जीएस पूछा जाएगा तो जियोग्राफी पूछी ही जाएगी, आपका पॉलिटी पूछा ही जाएगा, आपका हिस्ट्री पूछा ही जाएगा, आपका करंट पूछा ही जाएगा, आपका इकोनॉमी पूछा ही जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं कि मतलब अगर है इतने ही चीजें पूछे ही पूछी जाएंगी, इसके बाद वो सिलेबस में क्या डालते हैं क्या नहीं वो बात होगा। क्योंकि एलटी पे अगर बात, एलटी में इन्होंने मैथ के क्वेश्चन डाले थे, इन्होंने मैथ के क्वेश्चन डाले, तो यहाँ पे संभावना है अगर कि ये एलटी का पैटर्न रखेंगे तो मैथ भी रखेंगे। अब मैथ सिर्फ हमें जब मैथ अगर आएगा भी ना, तो मैथ का मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना। जो एलटी में देखा जाए तो एक दो मतलब तो 4 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो लोगों को मतलब मैं अगर हर एक स्टूडेंट के बारे में बात करूँ तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं कर पाता, बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे थे वो बेसिक थे। तो बेसिक चीजें ही पढ़नी है। हम कह रहे भाई 3 क्वेश्चन हमें आता है तो हमें यही तैयारी करना ना, इससे क्यों जाना है एक कप के लिए हम इतना समय क्यों बर्बाद करें। तो हमें ये 3 पे पकड़ना है, ये 3 क्वेश्चन हमें किसी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो हमें तैयारी वही होनी चाहिए किस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। थैंक यू सर। जब भी इसका सिलेबस आएगा तो हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज के बारे में। बाकी अभी क्या है जो बेसिक चीजें हैं उनके हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।